हाल ही में 25th एससीओ समिट हुआ तियानजिन, चाइना में। इस समिट के मेन हाइलाइट्स क्या रहे? हाँ, काफी इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए हैं इस बार। एक तो तियानजिन डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, जो एक तरह से फ्यूचर डायरेक्शन सेट करता है। ओके। फिर किर्गिज रिपब्लिक को नेक्स्ट ईयर की चेयरमैनशिप मिली है 2025-2026 के लिए, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2035 तक के लिए भी अडॉप्ट हुई है। अच्छा, 2035 तक? हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन है बेसिकली। इंटरेस्टिंग। और मेंबरशिप में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, मैंने सुना कुछ एक्सपेंशन की बात थी। हाँ बिल्कुल, एक सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि पहले जो डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स थे ना, उन्हें मर्ज करके एक सिंगल कैटेगरी बना दी गई है, एससीओ पार्टनर कंट्रीज। ओके, तो अब सिर्फ पार्टनर्स हैं। जी, और लाओस नया पार्टनर कंट्री बना है, तो अब एससीओ में टोटल 27 कंट्रीज हो गए हैं, 10 मेंबर्स प्लस 17 पार्टनर्स। वाओ, 27। इसके अलावा एक और बात, एससीओ को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सीआईएस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है। ये भी एससीओ के बढ़ते इन्फ्लुएंस का एक साइन है। तो एक्सपेंशन तो क्लियर है, लेकिन समिट की आउटकम्स क्या थे? लेट्स स्टार्ट विद सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। यहाँ क्या स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स हुई? देखिए, सिक्योरिटी फ्रंट पर एक बहुत सिग्निफिकेंट आउटकम था पालगाम, जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था। ये इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, स्पेशली अगर हम चाइना का पास्ट टेंस देखें, जो कभी-कभी पाकिस्तान को शील्ड करता था। राइट। साथ ही इंडिया का जो प्रपोज किया हुआ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म है, सीसीआईटी, उसको अडॉप्ट करने पर जोर दिया गया। अच्छा, सीसीआईटी पर फिर से फोकस? हाँ, सीसीआईएसटी एसेंशियली एक यूएनटीटी प्रपोजल है, जिसका एम टेररिज्म के अगेंस्ट एक यूनिवर्सल लीगल फ्रेमवर्क बनाना है। तो उसका मेंशन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए ये जरूरी है। और कुछ सिक्योरिटी फ्रंट पर? हाँ, 2 इंपॉर्टेंट सेंटर्स एस्टैब्लिश करने पर भी अग्रीमेंट हुआ है, एक एससीओ एंटी ड्रग सेंटर और एक यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके। ये रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग और दूसरे थ्रेट्स से डील करने के लिए क्रिटिकल स्टेप्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सेंटर्स एक्चुअल में कितने इफेक्टिव हो पाएंगे ग्राउंड पर। दैट्स अ वैलिड पॉइंट। इंप्लीमेंटेशन देखना होगा। अब ग्लोबल गवर्नेंस एंड ट्रेड पर आते हैं। यहाँ क्या इंटरेस्टिंग हुआ? यहाँ पर चाइना का प्रपोज किया हुआ ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई एंडोस हुआ है। जीजीआई? हाँ, ये इनिशिएटिव ट्रू मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, जो सॉवरेन इक्वालिटी और इंटरनेशनल लॉ पर बेस्ड हो। इसका अंडरलाइंग आइडिया एक तरह से वेस्टर्न डोमिनेंस से हटकर एक ज्यादा बैलेंस ग्लोबल ऑर्डर प्रमोट करना है। ओके, ट्रू मल्टीलैटरलिज्म, जहां सब देशों की आवाज सुनी जाए। और ट्रेड के फ्रंट पे एससीओ डेवलपमेंट बैंक की बात चल रही थी काफी टाइम से, उसका क्या स्टेटस है? हाँ बिल्कुल, उस डायरेक्शन में भी कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं। एक एससीओ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश करने की तरफ प्रोग्रेस हुई है। अच्छा, प्रोग्रेस हुई है। जी, अगर ये बैंक बनता है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फंड करेगा और यूरेशिया रीजन को वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे वर्ल्ड बैंक का एक नॉन डॉलर लो कंडीशनैलिटी ऑल्टरनेटिव दे सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है? हाँ, सोचने वाली बात है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स पर क्या हो सकता है? दिस इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में क्या अपडेट्स हैं? टेक्नोलॉजी तो आजकल हर चीज का सेंटर बन गई है। एब्सोल्युटली। एक मेजर अपडेट यह है कि एससीओ मेंबर्स को चाइना का बेडाओ नेविगेशन सिस्टम यानी बीडीएस यूज करने की परमिशन मिली है। अच्छा, बेडाओ यूज कर सकते हैं आप? हाँ, बीडीएस चाइना का ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, यूएस के जीपीएस का ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब है एससीओ कंट्रीज के पास अब पीएनटी सर्विसेज यानी पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग के लिए एक और ऑप्शन है। राइट, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। लेकिन इससे टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के क्वेश्चंस भी उठते हैं। कौन सा सिस्टम यूज करना एक स्ट्रेटेजिक चॉइस बन जाता है। बिल्कुल, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। और अदर की आउटकम्स, इंडिया का रोल कैसा रहा इस समिट में? इंडिया का जो ग्लोबल विजन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको रिकग्नाइज किया गया डिक्लेरेशन में। ओके। और इंडिया ने एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम भी प्रपोज किया है, जिसका एम कल्चरल डिप्लोमेसी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ाना है। एक तरह से सॉफ्ट पावर को लेवरेज करने की कोशिश है ये। राइट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एससीओ के 3 पिलर्स पर एम्फसाइज किया था, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। तो इस सबका कंक्लूजन क्या निकलता है? व्हाट डज दिस समिट सिग्निफाई ओवरऑल? देखिए, ओवरऑल ये समिट एससीओ को एक ज्यादा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम है। सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में कॉपरेशन बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि मेंबर स्टेट्स अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है और ऑर्गेनाइजेशन को नए ग्लोबल चैलेंजेस के हिसाब से अडैप्ट कर रहे हैं। इट्स क्लियरली इवॉल्विंग। इंडिया चाइना रिलेशंस। अब चलते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस का। खबर है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट एससीओ समिट के साइडलाइंस पर तियानजिन में मिले। काफी टाइम बाद ये हाई लेवल मीटिंग हुई, राइट? हाँ बिल्कुल, ये इंडियन पीएम का 2018 के बाद पहला चाइना विजिट था। अच्छा, 2018 के बाद पहला। जी। इसके अलावा हाल ही में 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग यानी एसआरएस डायलॉग भी हुआ। ये दोनों डेवलपमेंट्स रिलेशंस में रिन्यूड एंगेजमेंट के क्लियर साइंस हैं। लेकिन चैलेंजेस तो अभी भी काफी बड़े हैं। लेट्स क्विकली टच अपॉन द की चैलेंजेस इन इंडिया चाइना रिलेशंस। सबसे पहले जाहिर है अनसेटल्ड बॉर्डर्स। हाँ, ये तो सबसे परसिस्टेंट इशू है। जो 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी है, उस पर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना होने की वजह से टेंशंस बनी रहती हैं। हमने 2017 में डोकलम स्टैंड ऑफ देखा, फिर 2020 में गलवान वैली क्लैश। जब तक बॉर्डर का कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलता, ये फ्रिक्शन पॉइंट बना रहेगा। राइट। एक दूसरा बड़ा मुद्दा ट्रेड इंबैलेंस है। ये फिगर्स तो काफी अलार्मिंग है। यस, अ मेजर कंसर्न। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़कर सोर्सेस के हिसाब से USD 99 बिलियन हो गया है 2024-25 में। 99 बिलियन? हाँ। इनफैक्ट अगस्त 2025 में चाइना ने यूएस को ओवरटेक करके इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया।
ये इतना बड़ा इम्बैलेंस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है। इसे कैसे एड्रेस किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। फिर सोर्सेज में चाइना लेड ट्राइलैटरल नेक्सस का जिक्र है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चाइना का इंडिया के नेबर्स के साथ बढ़ता हुआ एंगेजमेंट, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ एक ट्राइलैटरल इनिशिएटिव और दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। अच्छा। प्लस जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, उसका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से गुजरना इंडिया की सॉवरेनिटी का वायोलेशन है, जिसे इंडिया कंसिस्टेंटली अपोज करता आया है। सीपैक तो हमेशा से एक इशू रहा है और चाइना's assertiveness in the region भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी, जिसमें वो इंडियन ओशन रीजन में पोर्ट्स और फैसिलिटीज बिल्ड कर रहा है और साउथ एशियन कंट्रीज में उसकी बढ़ती प्रेजेंस इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स पैदा करती है। राइट। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइक माइंडेड नेशंस के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रहा है। एक और पोटेंशियल इशू जो मेंशन किया गया है वो है वाटर पावर। कंस्ट्रक्शन कंसर्न्स है कि चाइना वाटर फ्लो को कंट्रोल करके एक जियो स्ट्रेटेजिक टूल की तरह यूज कर सकता है डाउनस्ट्रीम कंट्रीज जैसे इंडिया के अगेंस्ट। वाटर एज अ वेपन। हाँ, तो ट्रांसबाउंड्री रिवर्स पर कोऑपरेशन और ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर की जाए, ये एक क्रिटिकल इशू है। तो इन चैलेंजेस के बीच जो रिन्यूड एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू 24th राउंड ऑफ एसआरएस डायलॉग हुआ, उसमें क्या स्पेसिफिक प्रोग्रेस हुई? कंसेंसस ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट पर क्या बात हुई? देखिए, दोनों साइड्स ने 2005 का जो अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स था, उसके बेसिस पर बॉर्डर सेटलमेंट के लिए एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क ढूंढने पर अग्री किया है। ओके, फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट। हाँ, और इसके लिए एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स यूज किए जाएंगे टेंशंस मैनेज करने और डी एस्केलेशन पर बात करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज के लिए क्या स्टेप्स लिए गए? ट्रेड डेफिसिट कम करने पर कुछ कॉन्क्रीट बात हुई? दोनों ने बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और ट्रेड डेफिसिट कम करने की जरूरत पर एम्फसाइज किया। एक पॉजिटिव स्टेप ये है कि लिपुलेख पास, शिपकीला पास और नाथुला पास से ट्रेड रीओपन किया जाएगा। अच्छा, ये पासेस रीओपन होंगे? जी, इससे बॉर्डर एरियाज में लोकल इकोनॉमीज को भी फायदा हो सकता है। और जो डायलॉग मैकेनिज्म सस्पेंड हो गए थे बीच में, उन्हें भी रीस्टार्ट करने की बात हुई है, जैसे हाई लेवल मैकेनिज्म ऑन पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को 2026 में रीस्टार्ट करने का प्लान है। ओके। इंपॉर्टेंटली दोनों ने ये भी रीअफर्म किया कि वो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं। ये लैंग्वेज एक पॉजिटिव टोन सेट करती है। पार्टनर्स नॉट राइवल्स। दोनों देश 75 साल के टाइज भी मना रहे हैं 2025 में। इसके लिए क्या प्लान है? और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी बात हुई? हाँ, 2025 में 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए कमेमोरेटिव इवेंट्स होंगे। ड्रैगन एलिफेंट टाइज रिवाइव करने की बात हुई है। ड्रैगन एलिफेंट टाइज? जी। साथ ही दोनों कंट्रीज ने परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर फोकस करने की बात की है, यानी अपने रिलेशन को किसी तीसरे देश के इन्फ्लुएंस से दूर रखना। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉसिबल है? दैट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन इंडीड। और कुछ अदर एग्रीमेंट्स हुए, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करना। अच्छा, डायरेक्ट फ्लाइट्स। हाँ, इंडिया की कैलाश मानसरोवर यात्रा का स्केल बढ़ाना 2026 से, और इमरजेंसीज के टाइम हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना। ये काफी यूजफुल हो सकता है फ्लड मैनेजमेंट में। राइट। तो इस रिन्यूड एंगेजमेंट की सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है? ब्रीफली बता सकते हैं? जैसे ट्रेड के एंगल्स हैं। ट्रेड में, जैसा मैंने कहा, चाइना इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआईज का मेजर सोर्स है, तो ट्रेड कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टमेंट? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने रेकमेंड किया था चाइनीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए। नीति आयोग ने भी एडिशनल स्क्रूटनी कम करने का सजेस्ट किया था। एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज फॉर इंडिया, ये काफी क्रिटिकल लगता है। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, उनके एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग में डोमिनेट करता है, और सोलर पैनल्स के लिए भी इंडिया चाइना पर काफी रिलाई करता है। ये डिपेंडेंसी कितनी रिस्की है और इसे डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए, ये इंडिया के लिए एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस और रीजनल पीस पर क्या इंपैक्ट हो सकता है इस एंगेजमेंट का? देखिए, स्टेबल टाइज से दोनों ग्लोबल गवर्नेंस में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ब्रिक्स, एससीओ जैसे फोरम्स में इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं, और डेफिनेटली बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क कम होने से रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कंक्लूजन क्या है इंडिया चाइना रिलेशंस का अभी के लिए? वेयर डू थिंक स्टैंड? आगे का रास्ता डायलॉग प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन करना और ट्रस्ट को धीरे धीरे रीबिल्ड करना है थ्रू कोऑपरेशन इन एरियाज लाइक ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज। लेकिन इसके लिए वो 3 म्यूचुअल्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट, दोनों साइड्स को गाइड करने होंगे। ये एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस होगा। ओके, अब फोकस शिफ्ट करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्टनर पर, इंडिया जापान पार्टनरशिप। यहाँ भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ और कुछ की एग्रीमेंट साइन हुए। इस विजिट के हाइलाइट्स क्या हैं? हाँ, इस विजिट में भी काफी कुछ हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डेकेड अनाउंस करना। अच्छा, नेक्स्ट डेकेड के लिए विजन। जी, ये एक 10 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान है जो 8 की एरियाज पर फोकस करेगा, जैसे इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी वगैरह। स्टेट प्रीफेक्चर लेवल पर भी पार्टनरशिप्स हुई हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, टोयोमा, तमिलनाडु, एहिमे। इसमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव मेंशन किया गया है। ये क्या है एग्जैक्टली? ये आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। इसका एम है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम में सप्लाई चेन रेजिलियंस प्रमोट करना। मतलब किसी एक देश पर डिपेंडेंसी कम करना और सप्लाई चेन्स को ज्यादा सिक्योर बनाना। राइट, सप्लाई चेन सिक्योरिटी। हाँ, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का ही हिस्सा बन गई है एक तरह से। बिल्कुल। और स्पेस कॉर्पोरेशन में क्या प्रोग्रेस है? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है वहाँ? हाँ, एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जापान के बीच जॉइंट लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर कोऑपरेशन के लिए। इस मिशन को इनफॉर्मली चंद्रयान 5 भी कहा जा रहा है। चंद्रयान 5, वाओ। हाँ, जापान जैसे एडवांस्ड स्पेस पावर के साथ ये कोलैबोरेशन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा बूस्ट है। फैंटास्टिक। अदर आउटकम्स क्या थे इस विजिट के? लिस्ट काफी लंबी लग रही है सोर्सेज में। हाँ, काफी कुछ है। एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव भी है। Okay. एक नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप है जो रेलवेज, एविएशन को कवर करेगी, मेक इन इंडिया फोकस के साथ, और एक इंडिया जापान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमईज फोरम भी एस्टैब्लिश करने की बात हुई है। तो हाँ, काफी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इंडीड।
लेट्स लुक एट द ब्रॉडर पिलर्स ऑफ इंडिया जापान रिलेशंस। इस पार्टनरशिप का करंट स्टेटस क्या है? कितनी स्ट्रांग है ये? ये पार्टनरशिप ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। 2014 में इसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया था। ये टर्म ही इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ओके, इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसा है इनके बीच? यहाँ भी सॉलिड फाउंडेशन है। इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा 2011 से इफेक्टिव है। बायलैटरल ट्रेड FY 2023-24 में $22.85 बिलियन था और जापान इंडिया में एक मेजर इन्वेस्टर भी है। एक इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप IJICP भी 2021 में लॉन्च हुई थी। सिक्योरिटी कॉपरेशन के बारे में बताइए, ये कितना डेवलप हुआ है? सिक्योरिटी टाइज भी काफी डीपन हो रहे हैं। रेगुलर 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग्स होते हैं। अच्छा, 2+2 इनके साथ भी है? हाँ, दोनों कंट्रीज के बीच रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे जिमेक्स जो मैरिटाइम एक्सरसाइज है और धर्मा गार्डियन जो आर्मी एक्सरसाइज है। और दोनों क्वाड पार्टनर्स हैं तो मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज जैसे मालाबार में भी पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, क्वाड का एंगल इंपॉर्टेंट है। कोई डेवलपमेंट कोऑपरेशन का प्रोमिनेंट एग्जांपल? सबसे फेमस एग्जांपल तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, MHSR। हाँ, बुलेट ट्रेन। जी, इसके अलावा एक इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम भी है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए कोलैबोरेट करता है। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की विजन ऑफ अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी FOIP को लिंक करता है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट पर फोकस। अब देखते हैं रोल ऑफ इंडिया जापान इन ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर। पहला पॉइंट है रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर। इस पर क्या कॉमनैलिटी है? दोनों कंट्रीज एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP के लिए स्ट्रांगली कमिटेड हैं। ये उनके स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंटली आता है। क्वाड के थ्रू वो मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन्स जैसे मुद्दों पर कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसे अक्सर रीजन में यूनिलैटरल एक्शंस को काउंटर करने के तरीके के तौर पर देखा जाता है। ओके, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म में क्या रोल है? UNSC रिफॉर्म्स की बात आती है यहाँ? हाँ, दोनों G4 ग्रुपिंग के कोर मेंबर्स हैं, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील, और ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए क्लोजली कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की परमानेंट सीट कैंडिडेसी को सपोर्ट करते हुए। ऑफ कोर्स UNSC रिफॉर्म अचीव करना बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी टाइम से पेंडिंग है। हाँ, ये तो है। अफ्रीकन डेवलपमेंट में भी कोलैबोरेशन है इनका, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये एक यूनिक एस्पेक्ट है। इंडिया और जापान अफ्रीकन कंट्रीज के साथ डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए ट्राइलैटरल कॉपरेशन कर रहे हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये AAGC, जो 2017 में अनाउंस हुआ था, वो इसका एक एग्जांपल है। एक नया जापान इंडिया कॉपरेशन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका भी लॉन्च हुआ है। ट्राइलैटरल कॉपरेशन इन अफ्रीका और सप्लाई चेन रेजिलियंस पर भी फोकस है इनका। यस, दोनों देश ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI में कोलैबोरेट करते हैं। गोल वही है, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना ताकि किसी एक कंट्री पर ओवर रिलायंस कम हो, स्पेशली क्रिटिकल गुड्स के लिए। राइट, तो इस स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप का कंक्लूजन क्या है? कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें? एक स्पेसिफिक इशू जो कभी-कभी डिस्कस होता है वो है जापान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जापान पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर का एक की पिलर बन गई है। दोनों के अप्रोचेस चाइना को लेकर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जापान US अलायंस सिस्टम पर ज्यादा रिलाई करता है, जबकि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। लेकिन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज और रूल्स बेस्ड ऑर्डर के कमिटमेंट पर बेस्ड ये पार्टनरशिप ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का एक अच्छा एग्जांपल है, एक इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड में। न्यूज इन शॉर्ट्स। ओके, अब कुछ क्विक अपडेट्स लेते हैं हमारे सेगमेंट न्यूज इन शॉर्ट्स। सबसे पहले न्यू स्ट्रेटेजिक यू इंडिया एजेंडा। हाँ, यूरोपियन कमीशन और हाई रिप्रेजेंटेटिव ने एक जॉइंट कम्युनिकेशन अडॉप्ट किया है इंडिया के साथ रिलेशंस को और डीपन करने के लिए। इसके 5 कोर पिलर्स हैं। प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें FTA की बात है। हाँ, FTA बाय एंड ऑफ 2025 का टारगेट रखा गया है। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, खासकर इंडो पैसिफिक में कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज जैसे ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, और एनेबलर्स अक्रॉस पिलर्स जैसे स्किल्स, मोबिलिटी। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रहा है। हाँ, ये एजेंडा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जब डिपेंडेंसीज को वेपनाइज किया जा रहा है। देखना होगा इससे कितने कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट, इंडिया इजराइल, एक नया एग्रीमेंट हुआ है, राइट? यस, इजराइल पहला OECD कंट्री बन गया है जिसने इंडिया के साथ एक नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट यानी बिट साइन किया है। पिछला बिट 2017 में टर्मिनेट हो गया था। अच्छा, पहला OECD कंट्री। जी, इस नए बिट से इन्वेस्टमेंट बूस्ट होने की उम्मीद है। ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और स्टेट के रेगुलेटरी राइट्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म भी है। अब इंडिया सिंगापुर के PM के विजिट से क्या निकला? हाँ, विजिट ने 60 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कमेमोरेट किए। एक फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप अडॉप्ट किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP को डीपन करने के लिए। ओके, रोड मैप है। हाँ, 8 क्रिटिकल एरियाज में कॉपरेशन बढ़ाया जाएगा, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक टाइज जैसे CECA रिव्यू, सेमीकंडक्टर सपोर्ट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन जैसे UPI पे नाउ लिंकेज का एक्सपेंशन, स्किल्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, हेल्थ केयर और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। वाओ, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर भी काफी एम्बिशियस रोड मैप लग रहा है। हाँ, एक रीजनल डेवलपमेंट, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कि एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ओके, म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज। हाँ, इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। एक, वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर डायमेंशन का डर बढ़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान इफेक्टिवली अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को एक्सटेंड कर रहा है। दूसरा, रीजनल पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो सकते हैं। सऊदी शायद US पर डिपेंडेंसी कम करके डाइवर्सिफाई कर रहा है। और इंडिया के लिए इंप्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान इस पैक्ट को फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के तौर पर देख सकता है, तो इंडिया को इसे क्लोजली मॉनिटर करना होगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पैलेस्टाइनियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय मल्टीपल नेशंस, क्या अपडेट है यहाँ? हाँ, हाल ही में 4 वेस्टर्न नेशंस UK, कनाडा, पोर्टुगल, ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टाइन को स्टेट रिकॉग्नाइज किया है। अब 140 से ज्यादा UN मेंबर्स पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इंडिया ने कब किया था? इंडिया ने तो 1988 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था और कंसिस्टेंटली 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। स्टेट रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन 1933 से आते हैं। परमानेंट पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट, कैपेसिटी टू एंटर रिलेशंस।
इससे पैलेस्टाइन को डिप्लोमेटिक लेवरेज मिलता है, पर ग्राउंड रियलिटी पर इसका इमीडिएट इम्पैक्ट कितना होगा ये कहना मुश्किल है। टेक्नोलॉजी पर आते हैं। न्यू इनिशिएटिव्स फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। हाँ, यूएन जनरल असेंबली ने 2 नए मैकेनिज्म्स अनाउंस किए हैं एआई गवर्नेंस पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए। क्या है वो? एक है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई, जो एविडेंस बेस्ड असेसमेंट्स देगा एआई की अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स पर, और दूसरा है एक ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस, जो कोऑपरेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग के लिए प्लेटफॉर्म होगा। एआई गवर्नेंस बहुत क्रिटिकल हो गया है क्योंकि एआई का इम्पैक्ट हर जगह है। इंडीड। एक इंपॉर्टेंट लीगल कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ये न्यूज में क्यों है? एक यूएन मैंडेटेड कमीशन की रिपोर्ट ने इजराइल के कंडक्ट इन गाजा को जेनोसाइड कन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज किया है, इसलिए ये चर्चा में है। ये कन्वेंशन जेनोसाइड को डिफाइन करता है एक्ट्स कमिटेड विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय अ नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। ओके। इंडिया ने इसे 1959 में रेटिफाई किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इस कन्वेंशन से रिलेटेड केसेस देखता है। कोर्ट्स की बात हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, यहाँ कुछ विड्रॉल्स हुए हैं। हाँ, बुकीना फासो, माली और नाइजर ने हाल ही में आईसीसी से विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने आईसीसी पर नियो कॉलोनियल टूल होने का आरोप लगाया है। नियो कॉलोनियल टूल? जी, आईसीसी दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। रोम स्टैट्यूट से बना है। इसका जुरिस्डिक्शन इंडिविजुअल्स पर है फॉर सीरियस क्राइम्स लाइक जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स। इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया इसके पार्टीज नहीं हैं। इन विड्रॉल से आईसीसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकते हैं। नेक्स्ट, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट, स्कार्बरो शोल। फिलीपींस ने चाइना के स्कार्बरो शोल पर नेचर रिजर्व सेट करने के मूव को स्ट्रांगली कंडेम किया है। ये शोल साउथ चाइना सी में एक छोटा एटॉल है। अच्छा। चाइना, जिसे हुआंग्यान आइलैंड कहता है, और फिलीपींस, जिसे पनाताग शोल कहता है, दोनों इस पर अपना टेरिटरी क्लेम करते हैं। ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स का एक और एग्जांपल है। राइट। और आखिरी शॉट अपडेट, बगरम एयरबेस अफगानिस्तान में क्या खबर है? रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान के साथ बगरम एयरबेस का कंट्रोल वापस लेने के लिए टॉक्स में है। वापस लेने के लिए? हाँ, बगरम अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो यूएस ऑपरेशंस का सेंटर था 2001 से 2021 तक। अगर यूएस वापस आता है तो इसका रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। रिकैप सेक्शन। ओके, तो हमने काफी ग्राउंड कवर किया आज। लेट्स क्विकली रिकैप। पहले एससीओ समिट, सिक्योरिटी और ट्रेड को लेकर की टेकअवेज क्या थे, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, सिक्योरिटी में पहलगाम अटैक का कंडेमनेशन, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, सीसीआईटी पर एम्फेसिस, और वो नए एंटी ड्रग और काउंटर टेररिज्म सेंटर्स का अग्रीमेंट। राइट। और ट्रेड में जीजीआई का एंडोर्समेंट और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की तरफ प्रोग्रेस। गुड रिकॉल। अब लिसनर्स के लिए एक एक्सरसाइज, ट्राई करो इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का। अगर किसी दोस्त को एससीओ आउटकम्स बताने हो तो कैसे बताओगे? ये मेमोरी रिकॉल के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, इंडिया चाइना रिलेशंस, बड़े चैलेंजेस क्या हैं और रिन्यूड एंगेजमेंट में क्या स्पेसिफिक प्रोग्रेस हुई, खासकर बॉर्डर और ट्रेड पर? चैलेंजेस तो वही हैं, अनसेटल्ड एलएसी बॉर्डर, गलवान क्लैश याद होगा, बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस, सीपीसी का सॉवरेनिटी इशू, चाइना की रीजनल असर्टिवनेस और वाटर कंसर्न्स। और प्रोग्रेस? एंगेजमेंट में प्रोग्रेस ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर कंसेंसस बना है। 2005 पैक्ट के बेसिस पर कुछ ट्रेड रूट्स रीओपन करने की बात हुई है, डायलॉग्स रीस्टार्ट करने का प्लान है, और 75 इयर्स कमेमोरेशन। अब इसको अपने पर्सपेक्टिव से सोचिए। इंडिया के लिए इस रिन्यूड एंगेजमेंट का ओवरऑल मतलब क्या है, अपने वर्ड्स में समराइज करने की कोशिश कीजिए। फिर हमने इंडिया जापान पार्टनरशिप देखी, इसका स्पेशल स्ट्रेटेजिक स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है और कॉर्पोरेशन के मेन पिलर्स क्या हैं? स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप 2014 इसकी डेप्थ्स को दिखाता है। मेन पिलर्स हैं इकोनॉमिक, सीपा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, 2+2 डायलॉग, एक्सरसाइजेज लाइक जिमेक्स, धर्मा गार्डियन, और डेवलपमेंट, हाई स्पीड रेल, एक्ट ईस्ट फोरम। और रीसेंट हाइलाइट्स में जॉइंट विजन फॉर नेक्स्ट डेकेड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव और स्पेस कोऑपरेशन, चंद्रयान 5 वाला। बिल्कुल। इस पार्टनरशिप का ग्लोबल या रीजनल रूल क्या है? इमेजिन एक्सप्लेनिंग दिस कोलैबोरेशन, व्हाट की पॉइंट्स वुड यू हाइलाइट? और फाइनली वो सब न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं। ईयू इंडिया FTA टारगेट, इंडिया इजराइल BIT पहला OECD, इंडिया सिंगापुर रोड मैप CSP, पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट, न्यूक्लियर एंगल वाला, पैलेस्टाइन रिकॉग्निशन की वेव, ग्लोबल AI गवर्नेंस के स्टेप्स, बाग्राम बेस की टॉक्स, हर एक का कोर आइडिया क्या था, एक क्विक मेंटल चेकलिस्ट बनाओ। एग्जैक्टली। हर अपडेट एक लार्जर पिक्चर का हिस्सा है। ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की कोशिश, इंडिया इजराइल इन्वेस्टमेंट पर फोकस, इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव टाइज को डीपन करना, पाक सऊदी रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में बदलाव, पैलेस्टाइन डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट, AI टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का क्रूशियल इशू, बाग्राम जियोपॉलिटिक्स इन अफगानिस्तान। ग्रेट समरी। रिमेंबर, रिकॉल करना और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना अंडरस्टैंडिंग को हमेशा स्ट्रेंथन करता है। आउटरो। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ करंट डेवलपमेंट्स पर। देखा कितना कुछ इंटरकनेक्टेड है, ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, सब कुछ। इंडीड, इंटरनेशनल रिलेशंस में कांस्टेंट चेंज ही शायद परमानेंट फीचर है। आज की डायनामिक्स कल बदल सकती हैं। बिल्कुल सही। और इस सब के बीच एक सवाल जो दिमाग में आता है, ये जो शिफ्टिंग अलायंसेस और रीजनल पार्टनरशिप्स जैसे SCO, क्वाड, I2U2 पर फोकस बढ़ रहा है, क्या हम एक फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं जहां ग्लोबल कंसेंसस बनाना और मुश्किल होता जा रहा है, या फिर ये सिंपली कोलैबोरेशन के नए ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके हैं एक इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर वर्ल्ड में? इस पर सोचना जरूरी है। ये एक बहुत रेलेवेंट और थॉट प्रोवोकिंग सवाल है। इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है मेरे ख्याल से। We need to keep tracking these developments carefully to understand the bigger picture जो emerge हो रहा है। Thanks for joining this analysis today. अगली बार मिलेंगे एक नए सेट ऑफ सोर्सेज के साथ। Keep learning, keep questioning.